कभी ऐसा लगा है कि आप किसी इंसान से बात तो कर रहे हैं, लेकिन वो जो कह रहा है वो असली बात नहीं है। जैसे कोई अदृश्य स्क्रिप्ट चल रही हो, एक खेल चल रहा हो और आप उसमें फंसे हों। आप किसी रिश्ते में हैं, लेकिन हर बार वही झगड़ा, वही बहस, वही हार जीत का चक्कर। कभी कभी लगता है बात नहीं, किसी ड्रामे का हिस्सा हैं आप, और वो भी बिना स्क्रिप्ट पढ़े। क्या आपने कभी सोचा है कि लोग सिर्फ बातें नहीं करते, वो गेम खेलते हैं? मानसिक, भावनात्मक, छिपे हुए खेल। और इन खेलों का मास्टरमाइंड कौन है? ना कोई ताश, ना वीडियो गेम, बल्कि इंसान का दिमाग। और इसी दिमाग के रहस्यों को खोलती है एरिक बर्न की क्लासिक किताब गेम्स पीपल प्ले। एक किताब जो आपकी सोच को हिला देगी, जो बताएगी कि रिश्ते कैसे गेम बन जाते हैं और लोग कैसे बिना जाने इन गेम में बंध जाते हैं। ये सिर्फ किताब नहीं, ये एक आईना है जिसमें आप अपनी हर बातचीत, हर रिश्ता, हर बहस को दोबारा देखेंगे और सोचेंगे, क्या मैं भी कोई गेम खेल रहा हूं? तो तैयार हो जाइए 10 भागों में इस माइंड ओपनिंग सफर के लिए। हर भाग में हम तोड़ेंगे एक एक परत, इंसानी व्यवहार की, रिश्तों की और आपके खुद के अंदर छिपे किरदारों की। भाग 1 शुरू होता है अभी। भाग 1, मनोविज्ञान के खेल की शुरुआत। ये खेल बाहर से दिखते नहीं, पर भीतर बहुत कुछ चल रहा होता है। एरिक बर्न, एक प्रसिद्ध साइकोलॉजिस्ट, ने जब पहली बार इंसानों की बातचीत को एक अलग नज़र से देखना शुरू किया, तो उन्होंने एक चौंकाने वाली बात नोटिस की। ज्यादातर इंसान तर्क से नहीं, बल्कि भावनात्मक स्क्रिप्ट से बात करते हैं। अब आप सोचेंगे, स्क्रिप्ट मतलब फिल्म की तरह? जी हाँ, हम सबके भीतर एक अनदेखा स्क्रिप्ट होता है जो तय करता है कि हम कैसे बात करेंगे, कैसे प्रतिक्रिया देंगे, कैसे रिश्ते बनाएंगे और कैसे गेम खेलेंगे। गेम क्या है? डॉक्टर बर्न ने गेम को परिभाषित किया। अ गेम इज अ रिकरिंग सेट ऑफ ट्रांजैक्शंस, ऑफ्टन रिपेटिटिव, विद अ हिडन मोटिव लीडिंग टू अ प्रिडिक्टेबल आउटकम। सीधे शब्दों में कहें तो गेम मतलब ऐसी बातचीत जो ऊपर से साधारण लगती है, लेकिन उसके पीछे कोई छिपा हुआ इरादा होता है, और उस इरादे के कारण बातचीत का नतीजा हमेशा एक जैसा होता है। उदाहरण से समझें, आपके एक दोस्त को कोई समस्या है। आप समाधान सुझाते हैं, लेकिन वो हर सुझाव को मना कर देता है। ऐसा बार बार होता है। आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, लेकिन उसे लगता है, देखा, कोई मेरी सही मदद नहीं करता। यही है एक मनोवैज्ञानिक गेम, जिसका नाम है वाई डोंट यू। यस बट सुनने में मदद मांगी जाती है, लेकिन असली मकसद होता है दूसरों को असहाय साबित करना। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, लेन देन विश्लेषण। अब आते हैं इस पूरे सिद्धांत की नींव पर। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस यानी टीए। टीए कहता है कि इंसान जब भी किसी से बात करता है, तो उसके भीतर 3 राज्य, स्टेट्स में से कोई एक काम कर रहा होता है। 1 पेरेंट, आदेश देने वाला, नैतिकता और नियमों से भरा। 2 एडल्ट, तर्क संगत, सोच समझ के साथ। 3 चाइल्ड, भावनाओं और आदतों से संचालित। अब जब 2 लोग बात करते हैं, तो ये तीनों स्टेट्स एक दूसरे से संवाद करते हैं। उदाहरण, अगर कोई बॉस अपने कर्मचारी से कहे, तुम हमेशा लेट आते हो, क्या कभी समय की कीमत समझोगे? तो वो पेरेंट स्टेट से बोल रहा है। कर्मचारी कहता है, आप हमेशा मुझ पर चिल्लाते हैं, कभी मेरी सुनते ही नहीं। तो ये चाइल्ड से प्रतिक्रिया है। ऐसे संवाद जहां लोग अपनी भावनाओं को छिपाकर खेल खेलते हैं, वही हैं गेम्स। क्यों खेलते हैं ये गेम्स? डॉक्टर बर्न कहते हैं, क्योंकि इंसान को सुरक्षा चाहिए, पहचान चाहिए और भावनात्मक खाना चाहिए। बचपन में जैसे हम माँ बाप से ध्यान पाने के लिए रोते थे, वैसे ही बड़े होने पर भी ध्यान, प्यार, गुस्सा, पीड़ा पाने के लिए गेम्स खेलते हैं। मुझे कोई नहीं समझता, गेम, मैं ही सबका भला चाहता हूं। गेम, देखा, तुमने फिर मेरी बात नहीं मानी। गेम, ये सब मानसिक खेल हैं जो रोजमर्रा की बातचीत का हिस्सा बन चुके हैं। गेम्स की पहचान कैसे करें? हर गेम की 3 मुख्य चीजें होती हैं। 1 अल्टीरियर मोटिव, छिपा उद्देश्य जो दिखता नहीं लेकिन मौजूद होता है। 2 रिपीटेड पैटर्न, दोहराया व्यवहार जो बार बार होता है। 3 प्रिडिक्टेबल आउटकम, नतीजा तय होता है। दुख, क्रोध, दोष या गिल्ट। अगर आपकी जिंदगी में कोई पैटर्न बार बार दोहराया जा रहा है, रिश्तों में, ऑफिस में या दोस्तों में, तो संभलिए,
आप कोई गेम खेल रहे हैं या आपके साथ खेला जा रहा है। भाग 2। इंसानी दिमाग के 3 चेहरे, पेरेंट, एडल्ट, चाइल्ड। हर इंसान के अंदर 3 लोग रहते हैं, एक माता पिता, एक वयस्क और एक बच्चा। सवाल ये नहीं कि आप क्या कह रहे हैं, सवाल ये है कौन कह रहा है। डॉक्टर एरिक बर्न ने ट्रांजैक्शनल एनालिसिस का जो सबसे शक्तिशाली कॉन्सेप्ट दिया वो था PAC मॉडल, यानी पेरेंट एडल्ट चाइल्ड मॉडल। ये मॉडल बताता है कि इंसान की हर बातचीत में, हर प्रतिक्रिया में उसका एक मनोवैज्ञानिक चेहरा सक्रिय होता है और वह चेहरा तय करता है कि हम कैसे सोचेंगे, कैसे महसूस करेंगे और कैसे व्यवहार करेंगे। 1. पेरेंट स्टेट, माता पिता अवस्था। यह वह मानसिक स्थिति है जो हम अपने माता पिता या अथॉरिटी फिगर्स से सीखते हैं। उनका व्यवहार, उनके नियम, उनके नैतिक मूल्य, उनकी भाषा, सब कुछ हम बचपन में अब्जॉर्ब करते हैं। इस स्थिति में हम आदेश देते हैं, आलोचना करते हैं, सुरक्षा और नियंत्रण की भावना से बात करते हैं। पेरेंट स्टेट के 2 रूप होते हैं, क्रिटिकल पेरेंट, डांटने वाला, जजमेंटल, सख्त नर्चरिंग पेरेंट, देखभाल करने वाला, सहायक। उदाहरण, तुमने ये क्यों किया? क्रिटिकल पेरेंट, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। नर्चरिंग पेरेंट, अगर आप अपने आसपास के लोगों को अक्सर सलाह देते हैं, नियम बताते हैं या उन्हें जज करते हैं तो आप पेरेंट स्टेट में हैं। 2. अडल्ट स्टेट, वयस्क अवस्था। यह इंसान की सबसे संतुलित, तार्किक और विवेकशील स्थिति होती है। यहां आप कोई स्क्रिप्ट नहीं निभा रहे, आप सिर्फ तथ्यों और वर्तमान हालात के आधार पर निर्णय लेते हैं। इस स्थिति में आप सोच समझकर जवाब देते हैं, भावनाओं से नहीं, डेटा और अनुभव से फैसले लेते हैं, खुद से और दूसरों से ईमानदार संवाद करते हैं। उदाहरण, आज बारिश है तो हमें 30 मिनट पहले निकलना चाहिए। इस मुद्दे पर बात करने से पहले मुझे थोड़ी और जानकारी चाहिए। अडल्ट मोड सबसे जरूरी है अगर आप अपनी जिंदगी को गेम्स से बाहर निकालना चाहते हैं। 3. चाइल्ड स्टेट, बचपन की स्थिति। यह हमारी सबसे भावनात्मक अवस्था है जो हमारी भावनाओं, इच्छाओं, कल्पनाओं और अनकहे डर से चलती है। यह स्थिति उन सभी अनुभवों से बनती है जो हमने बचपन में झेले। चाइल्ड स्टेट के 2 रूप होते हैं, अडेप्टेड चाइल्ड, डरपोक, दबा हुआ, अप्रूवल खोजने वाला, फ्री चाइल्ड, चंचल, खुशमिजाज, रचनात्मक, लेकिन कभी कभी जिद्दी। उदाहरण, आप हमेशा मुझ पर चिल्लाते हैं। अडेप्टेड चाइल्ड, मुझे कुछ भी करने दो, मुझे मस्ती करनी है। फ्री चाइल्ड, चाइल्ड मोड, हमें क्रिएटिव और एक्सप्रेसिव बनाता है, लेकिन कभी कभी यही हमारे गेम्स का जड़ बनता है। संवाद में इन अवस्थाओं का रोल अब जरा सोचिए। जब 2 लोग आपस में बातचीत करते हैं तो कौन किससे बात कर रहा होता है? उदाहरण के तौर पर, अगर एक बॉस, पेरेंट, गुस्से में कहता है, तुम हमेशा देर से आते हो, और कर्मचारी, चाइल्ड, कहता है, आप मुझसे हमेशा बदतमीजी करते हैं, तो यह क्रॉस्ड ट्रांजैक्शन है जिसमें संवाद टूट जाता है। इसी से शुरू होते हैं झगड़े, गलतफहमियां और गेम्स। लेकिन अगर एक बॉस कहता है, आपकी देर से आने की आदत प्रोजेक्ट को डिले कर रही है, और कर्मचारी जवाब देता है, मैं समझता हूं, कल से समय का विशेष ध्यान रखूंगा, तो यह एडल्ट टू एडल्ट ट्रांजैक्शन है जहां वास्तविक संवाद होता है, कोई गेम नहीं। गेम खेलने में सबसे ज्यादा सक्रिय कौन? गेम खेलने में अक्सर 2 स्थिति सबसे ज्यादा देखी जाती है, वेट, क्रिटिकल पेरेंट वर्सेस अडेप्टेड चाइल्ड। एक पक्ष आदेश देता है, दूसरा शर्मिंदा या डरता है। 2. फ्री चाइल्ड वर्सेस क्रिटिकल पेरेंट, एक मस्ती करता है, दूसरा उसे टोकता है। हर बार यह मुकाबला चलता है और बातचीत असल कनेक्शन की बजाय शक्ति संघर्ष बन जाती है। सवाल यह नहीं कि आप क्या कह रहे हैं, सवाल यह है आप कौन बनकर कह रहे हैं। जब हम अपने भीतर चल रही इस आवाज को पहचानना शुरू करते हैं, तभी हम इन गेम्स को रोकने की दिशा में पहला कदम उठाते हैं। खासकर जब आप बार बार किसी रिश्ते में एक जैसे झगड़े में फंसते हैं, आप सोचते हैं, मैं हमेशा मिसअंडरस्टूड क्यों होता हूं। आप खुद को बार बार दूसरों के सामने छोटा या गुस्से में महसूस करते हैं, तो समझिए कि आप बार बार एक ही स्टेट से काम कर रहे हैं। और सामने वाला भी। आपने जब किसी रिश्ते में बहस की हो, क्या आपने कभी खुद को पेरेंट या चाइल्ड जैसा महसूस किया है?
नीचे कमेंट करके जरूर बताइए आपकी कौन सी मानसिक अवस्था सबसे ज्यादा एक्टिव रहती है। हर वो बातचीत जो सामान्य दिखती है जरूरी नहीं कि वो सच्ची हो सकता है वो एक गेम हो जिसमें कोई जीतना नहीं चाहता, सिर्फ फंसाना चाहता है। गेम्स क्या होते हैं? डॉक्टर एरिक बर्न कहते हैं, गेम इज अ रिकरिंग सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑफ्टन रिपेटिटिव विद अ कंसील्ड मोटिवेशन एंड प्रिडिक्टेबल आउटकम। अब इसे आसान भाषा में समझते हैं। गेम एक ऐसी बातचीत होती है जिसमें बातचीत बार बार वैसी ही होती है, रिपेटिटिव। उसके पीछे कोई छिपा मकसद होता है, हिडन मोटिव। हर बार उसका नतीजा लगभग वही होता है, प्रिडिक्टेबल आउटकम। और सबसे महत्वपूर्ण बात, खेलने वाला व्यक्ति भी ये नहीं जानता कि वो गेम खेल रहा है। एक साधारण उदाहरण, आपका दोस्त कहता है, यार मैं बहुत परेशान हूं, कोई मदद कर सकता है क्या? आप मदद के 3-4 तरीके बताते हैं, लेकिन वो हर एक सुझाव को खारिज कर देता है। वो तो पहले कर चुका हूं, वो मेरे बस की बात नहीं। ये सब किताबों में अच्छा लगता है। आखिर में वो कहता है, देखा, कोई मेरी सच्ची मदद नहीं करता। यह एक क्लासिक साइकोलॉजिकल गेम है, वाई डोंट यू, यस बट। ऊपर से लगता है कि वो सलाह मांग रहा है, लेकिन अंदर से उसका मकसद है यह साबित करना कि दुनिया उसकी मदद नहीं कर सकती और वह खुद को पीड़ित विक्टिम के रूप में स्थापित कर सके। गेम्स की पहचान कैसे करें? हर गेम में कुछ खास बातें होती हैं जिन्हें जानकर आप तुरंत पहचान सकते हैं। 1. छिपा हुआ मकसद, अल्टीरियर मोटिव। बात का असली मकसद जो साफ नहीं दिखता, लेकिन उसका असर हर प्रतिक्रिया में छिपा होता है। 2. मूल्यांकन योग्य स्क्रिप्ट। हर व्यक्ति एक निश्चित पैटर्न में व्यवहार करता है और गेम का हिस्सा बन जाता है। 3. दोहराव, रिपीटिशन। हर गेम एक पैटर्न के रूप में बार बार दोहराया जाता है, चाहे किरदार बदल जाए। 4. पूर्व निर्धारित परिणाम, प्रिडिक्टेबल आउटकम। हर बार गेम का एंड लगभग वैसा ही होता है, कोई दोषी बनता है, कोई मासूम और कोई हीरो। गेम और साधारण बातचीत में फर्क। साधारण बातचीत गेम खुला संवाद, बिना मकसद छिपा मकसद, अभिनय जैसी शैली समाधान की ओर बढ़ती है। अंत में भावनात्मक उलझन एडल्ट मोड से होता है, अक्सर पेरेंट वर्सेस चाइल्ड या चाइल्ड वर्सेस चाइल्ड, दो तरफा संतुलन शक्ति संघर्ष। क्यों खेलते हैं लोग गेम्स? डॉक्टर बर्न ने बताया कि मनुष्य 6 कारणों से गेम्स खेलता है। बेक, सोशल इंटरैक्शन की कमी। अगर इंसान के पास सच्चे संवाद या आत्मीय संबंध नहीं है तो वह गेम्स के जरिए अटेंशन खोजता है। 2. साइकोलॉजिकल पे ऑफ। गेम के अंत में मिलने वाली भावनात्मक फीलिंग जैसे गुस्सा, दुख, जीत, पीड़ा, यह अंदरूनी क्रेविंग्स को शांत करती है। 3. स्क्रिप्ट रीइंफोर्समेंट। हम बचपन में जो पैटर्न सीखे होते हैं, हम बार बार उसी पैटर्न को दोहराने के लिए गेम्स खेलते हैं। इससे हमें लगता है, हाँ, यही दुनिया है। 4. आइडेंटिटी क्रिएशन। गेम के जरिए हम किसी खास रोल में खुद को पक्का करते हैं, जैसे मैं हमेशा पीड़ित हूं या मैं ही सबका मददगार हूं। 5. अवॉइडेंस ऑफ इंटीमेसी। गेम्स बातचीत को सतही रखते हैं जिससे असली भावनाओं से बचा जा सके। 6. टाइम स्ट्रक्चरिंग। बिना गेम्स के जिंदगी खाली लगती है। गेम्स इंसान को व्यस्त और भावनात्मक रूप से जुड़ा रखते हैं, भले ही वो नेगेटिव हो। गेम्स का स्ट्रक्चर, 3 एक्ट्स का साइकोलॉजिकल ड्रामा। डॉक्टर बर्न ने कहा कि हर गेम की तरह एक ड्रामा स्ट्रक्चर होता है। वेट, इनविटेशन, निमंत्रण। कोई व्यक्ति बेट फेंकता है, जैसे सिंपैथी मांगना, गुस्सा उकसाना या झूठा समर्थन दिखाना। डू, रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया। दूसरा व्यक्ति उस गेम को पहचान नहीं पाता और प्रतिक्रिया देता है। 3. स्विच एंड पे ऑफ, पलटना और भुगतान। अचानक भूमिका बदल जाती है और गेम का नतीजा निकलता है। अक्सर एक व्यक्ति नाराज, पीड़ित या शर्मिंदा होता है। एक और उदाहरण, नाउ आईव गॉट यू, USOB। इस गेम में कोई व्यक्ति आपकी छोटी सी गलती पकड़ता है, फिर गुस्से से उस पर हमला करता है और अंत में खुद को सही साबित करता है। इसका हिडन मोटिव होता है दूसरे को नीचा दिखाना, खुद को ताकतवर महसूस कराना। गेम का असर क्या होता है? गेम्स भावनात्मक रूप से नुकसानदेह हो सकते हैं। रिश्तों में दूरी बढ़ती है, ट्रस्ट खत्म होता है, व्यक्ति हमेशा किसी रोल में फंसा रहता है, जैसे
विक्टिम, परसिक्यूटर या रेस्क्यूअर, और सबसे बड़ा नुकसान, इंसान अपने असली सेल्फ से दूर होता चला जाता है। कुछ खेल मजेदार होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो इंसान को अंदर से तोड़ देते हैं। ये वो गेम्स हैं जो रिश्तों में जहर घोलते हैं और आप समझ भी नहीं पाते कि कब, कैसे और क्यों। डॉक्टर एरिक बर्न की इस किताब का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा यही है। ये जानना कि रोजमर्रा की बातचीत में हम ऐसे खतरनाक मानसिक खेल खेलते हैं जो हमारे रिश्तों, आत्मसम्मान और मानसिक स्थिति को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। इन खेलों का सबसे डरावना पक्ष ये है कि ज्यादातर लोग ये खेल बिना जाने खेलते हैं और तब तक खेलते हैं जब तक सामने वाला थक कर, टूट कर या गुस्से में खुद को दोषी मानने लगे। आइए अब जानते हैं कुछ सबसे खतरनाक, सबसे आम और सबसे नुकसानदेह गेम्स। 1. इफ इट वर्ंट फॉर यू। अगर तुम नहीं होते तो मैं। स्क्रिप्ट: कोई व्यक्ति अपने सपनों, अपने फैसलों, अपनी खुशियों के पूरे न होने का कारण दूसरों को ठहराता है। उदाहरण: अगर तुमने शादी के बाद नौकरी छोड़ी होती तो मैं बिजनेस शुरू कर लेता। बच्चों की वजह से मैं अपनी लाइफ जी ही नहीं पाई। हिडन मोटिव: रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचना। वह व्यक्ति खुद की चॉइसेस के लिए जिम्मेदार नहीं बनना चाहता, इसलिए दोषारोपण करता है। नुकसान: सामने वाला गिल्टी महसूस करता है, खुद निर्णय लेने की क्षमता खत्म होती है, रिश्तों में कड़वाहट और मानसिक थकान। डू: नाउ आईव गॉट यू, यू सो बी। अब पकड़ा तुझे, कमीने। स्क्रिप्ट: कोई व्यक्ति जानबूझकर सामने वाले की छोटी गलती का इंतजार करता है ताकि उसे सबके सामने नीचा दिखाया जा सके। उदाहरण: एक पति पत्नी की गलती पकड़कर जोर से चिल्लाता है, देखा, तुम कभी मेरी बात नहीं मानती हो। बॉस छोटी गलती पर कर्मचारी पर बरस पड़ता है, तुम हमेशा गड़बड़ करते हो। हिडन मोटिव: गुस्से को बाहर निकालना, खुद को शक्तिशाली साबित करना। नुकसान: डर और डर से उपजा तनाव, रिश्तों में अपमान का स्थायी जहर, संवाद खत्म और दुश्मनी की शुरुआत। 3. वाई डोंट यू, यस बट। क्यों नहीं करते? हाँ लेकिन। स्क्रिप्ट: व्यक्ति मदद मांगता है लेकिन हर सुझाव को नकारता है। उदाहरण: मैं बहुत परेशान हूं, क्या करूं? आप कहते हैं डॉक्टर से मिलो, वो बोलेगा, हाँ लेकिन डॉक्टर तो सिर्फ दवा देते हैं। हिडन मोटिव: सिंपैथी लेना और ये दिखाना कि मेरी हालत इतनी खराब है कि कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। नुकसान: मदद करने वाला थक कर चुप हो जाता है। गेम खेलने वाला हमेशा विक्टिम बना रहता है, कोई भी सच्चा समाधान लागू नहीं होता। 4. किक मी। मुझे मारो, मैं दोषी हूं। स्क्रिप्ट: व्यक्ति ऐसा व्यवहार करता है कि लोग उसे रिजेक्ट करें या डांटे। उदाहरण: बार बार देर से आना, बार बार खुद को नीचा दिखाना, अपनी गलती को बड़ा चढ़ाकर बताना। हिडन मोटिव: सजा पाने की छुपी हुई इच्छा, जिससे गिल्ट कम हो सके। नुकसान: आत्मसम्मान का लगातार ह्रास, सामने वाला थक जाता है कि बार बार क्यों समझाए, व्यक्ति खुद को बार बार असफल साबित करता है। 5. सी वॉट यू मेड मी डू। देखा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। स्क्रिप्ट: कोई व्यक्ति अपनी गलती, गुस्सा या विफलता के लिए किसी और को जिम्मेदार ठहराता है। उदाहरण: तुम्हारी बातों ने मुझे गुस्सा दिलाया, अब मैं चिल्ला पड़ा। अगर तुम समय पर नहीं आते तो मैं भी तो परेशान हो जाऊंगा ना। हिडन मोटिव: रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचना, गिल्ट को दूसरों पर डालना। नुकसान: सामने वाला शर्मिंदा महसूस करता है, बातचीत में इमोशनल अब्यूज छिपा होता है। दोष देने का पैटर्न कभी टूटता नहीं। नकारात्मक गेम्स क्यों इतने नुकसानदेह हैं? 1. इन्हें पहचानना मुश्किल होता है क्योंकि ये साधारण बातचीत की तरह लगते हैं। 2. ये लगातार आत्मसम्मान को चोट पहुंचाते हैं। गेम खेलने वाला और भुगतने वाला दोनों मानसिक रूप से थकते हैं। 3. ये प्यार, विश्वास और सच्चे संवाद को खत्म कर देते हैं। 4. गेम्स बार बार खुद को दोहराते हैं और रिश्ते हमेशा उसी लूप में फंसे रहते हैं। कैसे पता करें कि आप नकारात्मक गेम में हैं? खुद से पूछें, क्या मैं बार बार एक जैसी बहस में फंस रहा हूं? क्या मेरी कोई बात हमेशा दूसरों को दोष देती है? क्या हर बातचीत का अंत दुख, गुस्से या गिल्ट में होता है? अगर हां, तो आप या सामने वाला शायद कोई गेम खेल रहा है। समाधान: इन गेम से बाहर कैसे आएं? स्टेप 1. गेम को पहचानें, सिर्फ बातचीत नहीं, पैटर्न देखें। स्टेप 2. एडल्ट मोड में जवाब दें,
भावनाओं से नहीं, तथ्यों से बात करें। स्टेप 3, रोल से बाहर निकलें। आप हमेशा विक्टिम, हीरो या विलन नहीं हैं। स्टेप 4, सीमा तय करें। सेट बाउंड्रीज। ऐसे गेम को बार बार खेलने से मना करें। स्टेप 5, सच्चा संवाद शुरू करें। मुझे लगता है हम बार बार एक जैसी स्थिति में आ जाते हैं। क्या हम खुलकर बात कर सकते हैं? प्यार में सिर्फ दिल नहीं, दिमाग भी चलता है, और कई बार दिमाग ऐसे गेम खेलता है जो प्यार को धीरे धीरे खत्म कर देता है। डॉक्टर एरिक बर्न ने यह साफ बताया कि रोमांटिक रिश्तों में कई ऐसे गेम होते हैं जो दिखते तो प्यार जैसे हैं, लेकिन असल में एक दूसरे को मैनिपुलेट, कंट्रोल या इमोशनली पनिश करने के लिए खेले जाते हैं। इन खेलों को समझना जरूरी है, क्योंकि ये ही तय करते हैं कि रिश्ता बढ़ेगा या बिखरेगा। चलिए जानते हैं प्यार में खेले जाने वाले वो छुपे हुए मनोवैज्ञानिक गेम्स जिनसे रिश्ता टूट भी सकता है और बच भी सकता है। 1. फ्रिजिड वुमन, ठंडी पत्नी। स्क्रिप्ट: गिल्ट पैदा करना, कंट्रोल बनाना, सामने वाले से बदले में सैक्रिफाइस मांगना, नुकसान। प्यार ट्रांजैक्शनल बन जाता है, संबंध इमोशनल बर्डन बन जाता है। 6. स्वीट हार्ट, मुझे बचा लो। स्क्रिप्ट: एक पार्टनर खुद को हेल्पलेस दिखाता है, जैसे वो अकेले कुछ नहीं कर सकता, ताकि दूसरा हमेशा उसे बचाता रहे। हिडन मोटिव: डिपेंडेंसी बढ़ाना, सिंपैथेटिक अटेंशन लेना, कंट्रोल डिस्गाइज्ड इन विक्टिमहुड, नुकसान। दूसरा पार्टनर इमोशनली थक जाता है, कोई भी आत्मनिर्भर नहीं बन पाता। इन गेम्स की सबसे खतरनाक बात क्या है? ये सब प्यार का रूप लेकर आते हैं। ये बातचीत की शक्ल में होते हैं, लेकिन मकसद इमोशनल मैनिपुलेशन होता है। ये धीरे धीरे आत्मसम्मान और विश्वास को खत्म कर देते हैं। क्या आप भी इनमें से कोई गेम खेलते या झेलते हैं? खुद से पूछें, क्या मैं अपने पार्टनर को गिल्ट महसूस कराता हूं? क्या मैं हर बार खुद को हेल्पलेस या सुपीरियर दिखाने की कोशिश करता हूं? क्या मैं अपने पार्टनर को बार बार टेस्ट करता हूं? अगर जवाब हां है, तो आप किसी न किसी गेम के शिकार हैं। कैसे बचें इन गेम से? 1. अवेयरनेस, पहचानिए कि बातचीत गेम बन चुकी है या नहीं। 2. क्लियर कम्युनिकेशन, अपने असली इमोशन और जरूरतें साफ बोलिए, जैसे मुझे ये महसूस हो रहा है, मैं चाहती हूं कि हम खुलकर बात करें। 3. एडल्ट मोड में रहें, बिना दोष दिए, बिना गिल्ट दिलाए, स्थिति को प्रैक्टिकल तरीके से समझे। 4. रोल से बाहर निकले, न हीरो बने, न विक्टिम, न विलन, बस एक ईमानदार इंसान बने। बोनस टिप: प्यार में सबसे खूबसूरत बात यह होती है कि अगर दो लोग सच में एक दूसरे के लिए कमिटेड हों तो कोई भी गेम टूट सकता है, लेकिन उसकी शुरुआत एक ऑनेस्ट बातचीत और सेल्फ अवेयरनेस से ही होती है। जहां दो लोग मिलते हैं वहां खेल शुरू हो जाते हैं, और ऑफिस तो पूरा एक ग्राउंड है जहां हर कोई खेल रहा होता है। एरिक बर्न कहते हैं कि कार्यस्थल यानी ऑफिस वो जगह होती है जहां पर लोग सबसे ज्यादा सोशल गेम्स खेलते हैं, क्योंकि यहां पावर, आइडेंटिटी, इनसिक्योरिटी और ईगो सभी टकराते हैं। जरूरी नहीं कि ये गेम हमेशा बुरे हों, लेकिन अगर इनका मकसद छुपा हुआ हो तो ये तनाव, जलन और पॉलिटिक्स की असली जड़ बन जाते हैं। इस भाग में हम जानेंगे ऑफिस में खेले जाने वाले 6 सबसे कॉमन और खतरनाक गेम्स जो टीम वर्क को तोड़ सकते हैं और करियर की ग्रोथ रोक सकते हैं। 1. Why don't you? Yes but, तुम कुछ भी कहो, मैं हर जवाब को ठुकराऊंगा। स्क्रिप्ट: एक व्यक्ति बार बार अपनी समस्याएं बताता है, लेकिन जब कोई हल सुझाता है तो वह हर समाधान को नकार देता है। उदाहरण: मुझे प्रमोशन नहीं मिल रहा है। तो तुम अपने मैनेजर से बात क्यों नहीं करते? हां, लेकिन वो सुनते ही नहीं। तो एचआर से बात करो। हां, लेकिन फिर मेरी छवि खराब हो जाएगी। हिडन मोटिव: सिंपैथी लेना, रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचना, विक्टिम की भूमिका निभाना, समाधान। तुम्हें सच में हल चाहिए या बस सहानुभूति? ऐसा पूछकर गेम को तोड़ा जा सकता है। 2. नाउ आई हैव गॉट यू, यू सन ऑफ अ बेच, अब पकड़ा मैंने तुम्हें। स्क्रिप्ट: कोई एक छोटी सी गलती का इंतजार करता है ताकि सामने वाले को पब्लिकली ह्यूमिलिएट कर सके। उदाहरण: तुमने रिपोर्ट में यह गलती की है, अब देखो मैं तुम्हें कैसे सबके सामने नीचा दिखाता हूं। हिडन मोटिव: पावर शो करना, बदला लेना, सुपीरियर साबित होना, नुकसान। ऑफिस का माहौल जहरीला हो जाता है, क्रिएटिविटी और इनिशिएटिव खत्म हो जाते हैं।
समाधान, काम रहकर फीडबैक को एक्नॉलेज करें, लड़ाई में न उलझें, टीम कल्चर में ब्लेम गेम को डिस्करेज करें। 3. सी वॉट यू मेड मी डू, तुम्हारी वजह से हुआ। स्क्रिप्ट, कोई भी गलती हो जाए दोष किसी और पर डाल दिया जाता है। उदाहरण, अगर तुम टाइम पर डेटा भेजते तो मैं ये गलती नहीं करता। हिडन मोटिव, अकाउंटेबिलिटी से भागना, खुद को शिकार दिखाना, दूसरों पर गिल्ट डालना। समाधान, रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पष्ट रूप से डिफाइन करें, ईमानदारी से अपनी गलती स्वीकारना शुरू करें। 4. ब्लेमिश, कमियां ढूंढो। स्क्रिप्ट, कोई व्यक्ति हमेशा दूसरों की कमियां ढूंढता रहता है ताकि खुद को बेहतर महसूस कर सके। उदाहरण, वो भले ही अच्छा काम करता हो लेकिन उसकी अंग्रेजी बहुत खराब है। हिडन मोटिव, अपनी इनसिक्योरिटी छुपाना, दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को ऊपर समझना। नुकसान, टीम में ट्रस्ट खत्म हो जाता है, ग्रोथ की जगह जलन का माहौल बनता है। समाधान, पॉजिटिव फीडबैक कल्चर को बढ़ावा देना, ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस मैट्रिक्स रखना। 5. लेट्स यू एंड हिम फाइट, चलो तुम दोनों लड़ो और मैं तमाशा देखता हूं। स्क्रिप्ट, एक व्यक्ति दो लोगों के बीच गलतफहमी फैलाकर उन्हें भिड़ा देता है और खुद न्यूट्रल बनने की एक्टिंग करता है। उदाहरण, अरे उसने तो तुम्हारे प्रेजेंटेशन को बकवास कहा था, क्या तुमने जवाब नहीं दिया। हिडन मोटिव, ड्रामा एंजॉय करना, खुद को बीच का शांति दूत दिखाना, अटेंशन पाना। समाधान, डायरेक्ट कम्युनिकेशन रखें, थर्ड पार्टी गॉसिप पर विश्वास न करें। 6. आई एम ओनली ट्राइंग टू हेल्प, मैं तो बस मदद कर रहा हूं। स्क्रिप्ट, कोई व्यक्ति अनसॉलिसिटेड एडवाइस देता है लेकिन असल में वो दूसरों को इनकॉम्पिटेंट साबित करना चाहता है। उदाहरण, तुम्हारी एक्सेल बहुत कमजोर है, देखो मैं सिखा दूं। असल में उसे पब्लिकली शर्मिंदा करना मकसद होता है। हिडन मोटिव, खुद को सुपीरियर दिखाना, दूसरों को छोटा साबित करना। समाधान, अपनी बाउंड्रीज सेट करें, जेन्युइन मेंटरशिप और ईगो बूस्टिंग हेल्प में फर्क समझें। क्या आपने इन गेम्स को देखा या महसूस किया है? गेम्स में शामिल सभी लोग सोचते हैं कि वे प्रोफेशनल हैं, लेकिन असल में वो इमोशनल स्क्रिप्ट्स के जरिए पावर गेम खेल रहे होते हैं। इन खेलों का सबसे बुरा असर पड़ता है ऑफिस कल्चर पर, मेंटल हेल्थ पर और सबसे ज्यादा टीम ट्रस्ट पर। कैसे रोकें ये गेम्स? अवेयरनेस, खुद से पूछें, क्या मैं किसी गेम का हिस्सा बन रहा हूं? एडल्ट ईगो स्टेट में जाए, यानी मैच्योर सोचें, रिएक्ट करने से पहले रिफ्लेक्ट करें, सीधी बातचीत करें, सुनिए, समझिए और फिर साफ साफ बात कीजिए, गॉसिप या इनडायरेक्ट वॉर से नहीं। ग्रोथ फोकस्ड एनवायरनमेंट बनाइए जहां इंसान अपनी कमियों को छुपाए नहीं बल्कि उन्हें सुधारने में लगे। सबसे गहरे जख्म वही रिश्ते देते हैं जो दिखते तो प्यार भरे हैं पर भीतर ही भीतर खेलों से भरे होते हैं। एरिक बर्न का मानना है कि हमारे सामाजिक और पारिवारिक रिश्तों में सबसे जटिल और भावनात्मक गेम खेले जाते हैं क्योंकि यहां स्टेक्स बहुत पर्सनल होते हैं, प्यार, स्वीकृति, सुरक्षा और पहचान। इस भाग में हम उन हिडन साइकोलॉजिकल गेम्स की बात करेंगे जो आमतौर पर पति पत्नी, माता पिता, दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच खेले जाते हैं और जो दिखते हैं नॉर्मल लेकिन अंदर ही अंदर हमें इमोशनली ड्रेन कर देते हैं। 1. इफ इट वर्न्ट फॉर यू, अगर तुम ना होते। स्क्रिप्ट, अगर तुम ना होते तो मैं अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा कर पाता। उदाहरण, पति कहता है मैं विदेश जा सकता था लेकिन तुम्हारी वजह से रुकना पड़ा। या पत्नी कहती है मैं भी करियर बना सकती थी लेकिन तुम्हारे बच्चों के लिए सब छोड़ दिया। हिडन मोटिव, खुद की जिम्मेदारी से बचना, गिल्ट ट्रिप करवाना, पावर कंट्रोल करना। असर, रिश्ते में अपराध बोध और कड़वाहट भर जाती है। समाधान, ओपन कम्युनिकेशन, सैक्रिफाइसेस को वेपन की तरह इस्तेमाल न करें। 2. सी वॉट यू मेड मी डू, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ। स्क्रिप्ट, मैं गुस्से में चिल्ला पड़ा क्योंकि तुमने मुझे उकसाया। ये गेम गुस्से, रोने, इमोशनल ब्रेकडाउन या चुप्पी जैसी प्रतिक्रियाओं के जरिए गिल्ट जनरेट करता है। हिडन मोटिव, ब्लेम टालना, गिल्ट इंड्यूस करना, सिंपैथी पाना। असर, दूसरा व्यक्ति हमेशा डरा रहता है कि कोई भी प्रतिक्रिया गलत ना हो जाए। समाधान, इमोशंस के लिए जिम्मेदारी लेना, असर्टिव कम्युनिकेशन सीखना। 3. मार्टिर गेम, बलिदानी बनना। स्क्रिप्ट,
मैं तो सबके लिए करता हूं, लेकिन कोई मेरी कदर नहीं करता। उदाहरण, माँ कहती हैं, मैंने सब त्याग किया, फिर भी बच्चे आज मुझसे दूर हैं। हिडन मोटिव, गिल्ट ट्रिप, कंट्रोल बनाए रखना, मॉरल सुपीरियॉरिटी दिखाना। असर, सामने वाले में गिल्ट पैदा होता है, रिश्ते गिल्ट बेस्ड हो जाते हैं, लव बेस्ड नहीं। समाधान, कंट्रीब्यूशन को एक्सपेक्टेशनल ट्रैप में न बदलें, म्यूचुअल रिस्पेक्ट को प्राथमिकता दें। चोर, नाउ आईव गॉट यू, अब तुम्हें पकड़ ही लिया। स्क्रिप्ट, एक इंसान छोटे से इंसिडेंट को पकड़कर दूसरे को कैरेक्टर वाइज जज करने लगता है। उदाहरण, तुम लेट आए, इसका मतलब है कि तुम मेरी परवाह ही नहीं करते। हिडन मोटिव, इमोशनल पावर लेना, गिल्ट पैदा करना, कंट्रोल जताना। असर, ट्रस्ट टूटता है, व्यक्ति अपनी बात कहने से डरता है। समाधान, करंट बिहेवियर को पर्सनालिटी से मत जोड़िए, हर गलती को कैरेक्टर सर्टिफिकेट मत बनाइए। 5. अप्रोर, हंगामा गेम। स्क्रिप्ट, जब कोई रिश्ता गंभीर बात से बचना चाहता है तो वो लड़ाई या नाटक शुरू कर देता है। उदाहरण, जब कोई पार्टनर कहता है, हमें अपने रिलेशनशिप पर बात करनी चाहिए, तो दूसरा चिल्ला देता है, तुम हमेशा मुझे गलत साबित करना चाहते हो। हिडन मोटिव, अवॉइड करना अनकंफर्टेबल टॉपिक, डिवर्जन टैक्टिक्स, सिंपैथी पाना। असर, कोई बात गहराई से हो ही नहीं पाती, मुद्दे अनरिजॉल्व्ड रह जाते हैं। समाधान, काम और स्ट्रक्चर्ड कॉन्वर्सेशन की आदत डालें, ट्रिगर्स को पहचानें। चिक्स, एंट इट ऑफुल, कितनी खराब दुनिया है। स्क्रिप्ट, दो लोग मिलकर बस शिकायत करते रहते हैं, समाज, रिश्तेदार, राजनीति, जिंदगी, लेकिन कोई समाधान नहीं निकालते। उदाहरण, दो दोस्त रोज मिलते हैं सिर्फ इसीलिए कि एक दूसरे के साथ बुराई कर सकें। लोग कितने मतलबी हैं। हां, आजकल किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। हिडन मोटिव, विक्टिम बनने की तसल्ली, इमोशनल बॉन्डिंग थ्रू नेगेटिविटी। असर, सॉल्यूशन ओरिएंटेशन खत्म हो जाती है, रिलेशनशिप नेगेटिविटी में जकड़ा रहता है। समाधान, पॉजिटिव माइंडसेट विकसित करें, सॉल्यूशंस पर बात करें, न कि सिर्फ शिकायत पर। 7. लेट्स यू एंड हिम फाइट, उकसाने वाला। स्क्रिप्ट, तीसरा व्यक्ति दो रिश्तेदारों या दोस्तों को आपस में लड़वाता है। उदाहरण, तुम्हारी बहन ने कहा कि तुम कभी काम नहीं करते, और फिर चुपचाप तमाशा देखता है। हिडन मोटिव, ड्रामा एंजॉय करना, अटेंशन पाना, खुद न्यूट्रल दिखने की चालाकी। असर, रिश्ते में ट्रस्ट और यूनिटी खत्म हो जाती है। समाधान, डायरेक्ट कम्युनिकेशन रखें, गॉसिप करने वालों से दूरी बनाए रखें। क्या आपने ये गेम्स देखे हैं? रिश्तों में ये गेम्स अक्सर कंसर्न, लव, सैक्रिफाइस, इमोशन के नाम पर खेले जाते हैं, लेकिन इनका इफेक्ट बहुत डीप होता है। ये स्लोली ट्रस्ट, अफेक्शन और कंफर्ट को खा जाते हैं। कैसे रोकें? सेल्फ अवेयरनेस, क्या मैं भी ये गेम खेल रहा हूं या किसी के साथ फंस रहा हूं? क्लियर बाउंड्रीज, प्यार और गिल्ट ट्रैप में फर्क करें। मैच्योर रिस्पॉन्स, रिएक्ट करने से पहले रिफ्लेक्ट करें। रियल इंटीमेसी, खेलों के बिना भी गहरे रिश्ते बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए वल्नरेबिलिटी और ऑनेस्टी जरूरी है। जहां प्यार होना चाहिए वहां लोग एक दूसरे की भावनाओं से खेलते हैं, कभी मजबूरी बनकर, कभी सच्चा प्यार बनकर। एरिक बर्न के अनुसार रोमांटिक रिश्तों में जो गेम्स खेले जाते हैं वे सबसे खतरनाक होते हैं, क्योंकि हम उन्हें प्यार, देखभाल या जिम्मेदारी समझ बैठते हैं। लेकिन सच्चाई यह होती है कि ये मनोवैज्ञानिक खेल हमें कंट्रोल, गिल्ट और मैनिपुलेशन के जाल में फंसा देते हैं। इस भाग में हम उन प्यार वाले खेलों को समझेंगे जो कपल्स, प्रेमी प्रेमिका या लाइफ पार्टनर्स के बीच आम हैं, और जिनका असर इमोशनल एग्जॉस्शन, डिपेंडेंसी और हार्ट ब्रेक तक पहुंचता है। 1. फ्रिजिड वुमन, ठंडी महिला। स्क्रिप्ट, तुम्हें तो कभी कुछ महसूस ही नहीं होता। इसमें एक पार्टनर, अक्सर महिला, अपने इमोशन या इंटीमेसी को दबा देती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो गिल्ट और इनसिक्योरिटी से जूझती रहती है। हिडन मोटिव, इमोशनल कंट्रोल रखना, पास्ट ट्रॉमा से बचना, दूसरों को दोषी महसूस करवाना। असर, रिलेशनशिप में फिजिकल और इमोशनल दूरी, पार्टनर फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है। समाधान, अपने ट्रॉमा और फियर्स को रिकॉग्नाइज करें, इंटीमेसी से डरने की बजाय ओपननेस सीखें। 2. रापो, फंसाने का खेल। स्क्रिप्ट, तुमने मेरी बाउंड्रीज क्रॉस की,
यह गेम तब होता है जब कोई महिला या पुरुष फ्लर्टिंग करता है, अटेंशन खींचता है, लेकिन जब दूसरा व्यक्ति रिस्पॉन्स देता है तो वो सडनली उसे रिजेक्ट या ब्लेम कर देता है। हिडन मोटिव, अटेंशन पाना, खुद को चाहे जाने वाला साबित करना, पावर कंट्रोल। असर, सामने वाले की इमोशनल डिग्निटी हर्ट होती है, विश्वास टूट जाता है। समाधान, क्लैरिटी और ऑनेस्टी रखें, फ्लर्टेशन को मैनिपुलेशन न बनाएं। 3 कैसनोवा गेम, दिल फेंक खिलाड़ी। स्क्रिप्ट, मुझे सब पसंद करते हैं और मैं सबको। इस गेम में व्यक्ति लगातार नए रोमांटिक इंटरेस्ट्स एक्सप्लोर करता है, कमिटमेंट से भागता है लेकिन अटेंशन चाहता है। हिडन मोटिव, खुद को डिजायरेबल साबित करना, असली कनेक्शन से डरना, इमोशनल एम्प्टीनेस को छुपाना। असर, खुद भी टूटता है, दूसरों को भी तोड़ता है, कोई गहरा रिश्ता नहीं बन पाता। समाधान, खुद से ईमानदारी बरतें, शॉर्ट टर्म वैलिडेशन के बजाय लॉन्ग टर्म इंटीमेसी की तरफ बढ़ें। 4 वाई डोंट यू, यस बट, तुम क्यों नहीं, हाँ लेकिन। स्क्रिप्ट, तुम रिलेशनशिप क्यों नहीं ठीक करते, हाँ लेकिन वो तो समझते ही नहीं। इस गेम में एक पार्टनर बार बार शिकायत करता है पर हर सॉल्यूशन को रिजेक्ट कर देता है। हिडन मोटिव, विक्टिम बनना, सिंपैथी लेना, कोई एफर्ट न करना। असर, दूसरा पार्टनर थक जाता है, रिलेशनशिप स्टैग्नेंट हो जाता है। समाधान, ओपन माइंडेडनेस, ब्लेम छोड़कर एक्चुअल एक्शन की तरफ बढ़ना। 5 स्वीट हार्ट गेम, फेक रोमांस। स्क्रिप्ट, तुम ही मेरी जिंदगी हो, लेकिन व्यवहार ठीक उल्टा होता है। इसमें व्यक्ति वर्बली रोमांटिक होता है लेकिन इमोशनल सपोर्ट या एक्शन के स्तर पर एब्सेंट होता है। हिडन मोटिव, सुपरफिशियल कनेक्शन बनाए रखना, अकेलेपन से बचना, गिल्ट फ्री चीटिंग के बहाने बनाना। असर, दूसरे पार्टनर को इमोशनल कंफ्यूजन, ट्रस्ट इश्यूज बढ़ जाते हैं। समाधान, शब्दों और कामों में कंसिस्टेंसी हो, रोमांस सिर्फ लफ्जों तक सीमित न हो। 6 आई विल सेव यू, मैं तुम्हारा मसीहा हूं। स्क्रिप्ट, मैं ही हूं जो तुम्हें बदल सकता हूं। इस गेम में एक पार्टनर दूसरे को एक प्रोजेक्ट समझता है, उसे सुधारना, बचाना, ठीक करना जैसे एजेंडा से प्यार करता है। हिडन मोटिव, कंट्रोल लेना, सुपीरियॉरिटी महसूस करना, खुद के खालीपन को भरना। असर, पार्टनर को कमजोर और डिपेंडेंट बना देता है, रिलेशनशिप मेंटोर स्टूडेंट जैसा बन जाता है। समाधान, दूसरों को बदलने की जरूरत न समझें, बराबरी पर आधारित प्यार को प्राथमिकता दें। 7 द परस्यूअर डिस्टेंसर, पीछा और दूरी। स्क्रिप्ट, मैं कमिटमेंट चाहता हूं, मुझे स्पेस चाहिए। एक पार्टनर आगे बढ़ता है, दूसरा दूर भागता है और फिर रोल्स बदलते हैं। हिडन मोटिव, कंट्रोल साइकिल बनाए रखना, इमोशनल डिपेंडेंसी और डर के बीच झूलना। असर, अनस्टेबल बॉन्डिंग, एंग्जाइटी और टेंशन से भरा रिश्ता। समाधान, रिश्ते में बैलेंस और रिस्पेक्ट लाएं, अपने फियर्स को खुलकर डिस्कस करें। आप इन खेलों से कैसे बच सकते हैं, पहचानिए। क्या आप या आपका पार्टनर कोई साइकोलॉजिकल गेम खेल रहे हैं? अपने मोटिव्स समझिए। क्या मैं सच्चे कनेक्शन की तलाश में हूं या बस अटेंशन, कंट्रोल या सिंपैथी चाहता हूं? साफ बात कीजिए। गेम खेलना आसान है बट मैच्योरिटी ऑनेस्टी में होती है। लोग अकेले नहीं जीते, रिश्तों की भीड़ में हर कोई अपना किरदार निभा रहा है और इन किरदारों में छुपे होते हैं उनके गेम्स। एरिक बर्न की ट्रांजैक्शनल एनालिसिस के अनुसार सिर्फ परिवार या रोमांटिक रिश्तों में ही नहीं बल्कि हमारे सामाजिक, पेशेवर और दोस्ताना दायरे में भी कई मानसिक खेल खेले जाते हैं। इस भाग में हम उन सामाजिक गेम्स को समझेंगे जो रोजमर्रा की बातचीत, मीटिंग्स, दोस्तों की टोली और पब्लिक सेटिंग्स में चलते रहते हैं। इन खेलों को पहचानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये धीरे धीरे हमारे आत्मसम्मान, संबंधों की गुणवत्ता और सामाजिक संतुलन को प्रभावित करते हैं। 1 नाउ आई हैव गॉट यू, यू सन ऑफ अ। अब पकड़ा तुझे। स्क्रिप्ट, देखा, तुमसे यही उम्मीद थी। मैं तो जानता था तुम धोखा दोगे। इस खेल में कोई व्यक्ति छोटी सी गलती पर किसी को पकड़कर उस पर पूरा गुस्सा निकालता है जैसे वो उसी मौके का इंतजार कर रहा था। हिडन मोटिव, अंदर के गुस्से को निकालने का बहाना, सुपीरियर महसूस करने की कोशिश,
दूसरों को शर्मिंदा करके खुद को वैलिडेट करना असर टॉक्सिक बॉन्ड बन जाता है। व्यक्ति डरने लगता है कि कब क्या गलत हो जाए। समाधान, प्रतिक्रिया से पहले बात को समझें, व्यक्ति को नहीं, समस्या को एड्रेस करें। 2. ब्लेमिश गेम, कमियां निकालने वाला। स्क्रिप्ट, उसमें तो लीडरशिप की क्वालिटी ही नहीं है, वो तो बस दिखावा करता है। यह गेम अक्सर ऑफिस, दोस्ती या किसी कम्युनिटी में होता है जहां व्यक्ति हर किसी की कमियां गिनाता है। हिडन मोटिव, खुद को इंटेलिजेंट या अलग दिखाना, दूसरों को नीचे दिखाकर सुपीरियॉरिटी लेना, अटेंशन खींचना। असर, समूह में भरोसा खत्म होता है, सम्मान की भावना गिरती है। समाधान, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दें, डिस्ट्रक्टिव नहीं। प्रशंसा और आलोचना में संतुलन रखें। 3. आई एम ओनली ट्राइंग टू हेल्प यू, मदद के नाम पर टोका-टाकी। स्क्रिप्ट, देखो मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूं, लेकिन असल में वह बार बार दोष निकालता है। इस खेल में व्यक्ति दूसरों की पर्सनल चॉइसेस में हस्तक्षेप करता है, लेकिन मदद के नाम पर। हिडन मोटिव, कंट्रोल लेना, गिल्ट इंड्यूस करना, खुद को सुपीरियर महसूस करना। असर, व्यक्ति खुद पर भरोसा खो देता है, रिश्ते में दूरी आती है। समाधान, सलाह तभी दें जब मांगी जाए, मदद का मतलब डोमिनेटर बनना नहीं। 4. लेट्स यू एंड हिम फाइट, लड़ाई करवाने वाला। स्क्रिप्ट, तुमने सुना कि वो तुम्हारे बारे में क्या कह रहा था। यह गेम किसी तीसरे व्यक्ति को प्रोवोक करके दो लोगों के बीच टकराव करवाता है। हिडन मोटिव, ड्रामा एंजॉय करना, इनडायरेक्टली पावर हासिल करना, अपनी जिम्मेदारी से बचना। असर, भरोसे में दरार, समूह का माहौल जहरीला। समाधान, इनडायरेक्ट बातों में न आए, हमेशा प्रत्यक्ष बातचीत को प्राथमिकता दें। 5. श्लेमील, मासूम अपराधी। स्क्रिप्ट, ओह, मैंने तुम्हारा सामान गिरा दिया गलती से, लेकिन यह गलती बार बार होती है। इस खेल में व्यक्ति हर बार माफ करना अनजाने में हो गया कहकर दूसरों को परेशान करता है और गिल्ट भी ट्रांसफर कर देता है। हिडन मोटिव, दूसरों की प्रतिक्रिया देखने का थ्रिल, सिंपैथी लेना, पैसिव एग्रेशन। असर, दूसरे व्यक्ति को मेंटल ड्रेन, बाउंड्रीज टूटती हैं। समाधान, केयरलेस बिहेवियर को छुपाना बंद करें, इंटेंशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। चेक्स, द गुड स्पॉट गेम, मैं तो मजाक सह लेता हूं। स्क्रिप्ट, चलो थोड़ा मजाक तो चलता है, लेकिन अंदर ही अंदर बुरा लगता है। इस खेल में व्यक्ति अपनी इंसल्ट या मजाक को सहता है, लेकिन अंदर रिजेंटमेंट जमा करता है, फिर किसी और मोड़ पर एक्सप्लोड करता है। हिडन मोटिव, ग्रुप में फिट होने की कोशिश, पैसिव रेजिस्टेंस, सिंपैथी पाने की चाह। असर, झूठी सहमति और नकली बॉन्डिंग, रियल इमोशंस दब जाते हैं। समाधान, हेल्थी बाउंड्रीज सेट करें, रिस्पेक्टफुल फन और मॉकिंग में फर्क समझें। 7. यस मैन गेम, हर बात में हां। स्क्रिप्ट, हां, बिल्कुल सही बात है, चाहे वो बात अंदर से गलत लगती हो। इस खेल में व्यक्ति सबकी हां में हां मिलाता है ताकि रिजेक्शन या कॉन्फ्लिक्ट से बच सके। हिडन मोटिव, अप्रूवल की क्रेविंग, कॉन्फ्लिक्ट से डर, आइडेंटिटी सैक्रिफाइस। असर, व्यक्ति खुद खो जाता है, डिसीजन मेकिंग कमजोर हो जाती है। समाधान, नो कहना भी एक हेल्थी स्किल है, ऑथेंटिक रहना लंबे समय में अधिक रिस्पेक्टेड होता है। ये गेम्स हमें क्या सिखाते हैं? इंसानी व्यवहार लेयर्ड है, सतह पर सब कुछ सामान्य लग सकता है, लेकिन नीचे बहुत कुछ चलता है। यदि हम सतर्क रहें तो इन गेम्स को पहचान कर उनका प्रभाव कम कर सकते हैं। सामाजिक लाइफ में रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी और एम्पैथी अगर मुख्य पिलर्स हों तो ये गेम्स अपने आप गायब हो जाते हैं। जब आप ये समझ जाते हैं कि कौन सा खेल खेला जा रहा है, तभी आप उसे खेलना बंद कर सकते हैं। एरिक बर्न, हमने पिछले 9 भागों में जाना कि इंसानी रिश्तों के पीछे कितने लेयर्स होते हैं और इन परतों में छिपे होते हैं गेम्स जो हम रोज खेलते हैं, अनजाने में या जानबूझकर। लेकिन असली सवाल यह है कि अब हम इन खेलों से कैसे छुटकारा पाएं, कैसे एक ऐसा जीवन जिएं जहां रिश्ते असली हों, संवाद साफ हो और भावनाएं सच्ची। इस अंतिम भाग में हम सीखेंगे 5 प्रैक्टिकल स्टेप्स जिनसे आप इन मानसिक खेलों को खत्म कर सकते हैं और एक सच्चे, संतुलित और मीनिंगफुल जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। स्टेप 1, अवेयरनेस, खेल को पहचानो।
सबसे पहला और जरूरी कदम है गेम को पहचानना। जब भी कोई बातचीत अजीब मोड़ लेती है, जहां आप अचानक गिल्टी, कंफ्यूज या नाराज महसूस करते हैं, वहां कोई ना कोई मानसिक खेल चल रहा होता है। क्या आपने कभी किसी से बात करते हुए सोचा, हर बार वो मुझे दोषी क्यों बनाता है? मैं हमेशा वही करता हूं जो वो चाहता है, फिर भी शिकायत करता है। क्यों मैं हर बार खुद को साबित करता हूं? अगर हां, तो आप एक गेम में फंस चुके हैं। जैसे ही आप गेम को पहचानते हैं, आप उसमें एक्टिव खिलाड़ी नहीं रह जाते, आप दर्शक बन जाते हैं, और वहीं से बदलाव शुरू होता है। स्टेप 2, अपने 3 ईगो स्टेट्स को समझें। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस बताती है कि हर इंसान के भीतर 3 ईगो स्टेट्स होते हैं। ए, पेरेंट, माता पिता, आदेश देने वाला, नियम थोपने वाला या नर्चरिंग करने वाला। 2, एडल्ट, वयस्क, लॉजिक, रीजन, एनालिसिस। 3, चाइल्ड, बच्चा, इमोशन ड्रिवन, रिबेलियस या डरपोक। जब भी कोई खेल होता है, तो वह इन ईगो स्टेट्स के बीच होता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति पेरेंट बनकर बार बार सलाह देता है, दूसरा व्यक्ति चाइल्ड बनकर गिल्टी महसूस करता है। गेम से निकलने के लिए जरूरी है कि आप अपनी एडल्ट स्टेट को एक्टिवेट करें, यानी काम, लॉजिकल, बैलेंस्ड रहना। प्रश्न करें, क्या यह बातचीत फैक्ट बेस्ड है या इमोशनल मैनिपुलेशन? क्या मैं रिएक्ट कर रहा हूं या रिस्पॉन्ड? स्टेप 3, गेम को इंटरप्ट करो। जब आप गेम को पहचान लेते हैं, अगला कदम है उसे बीच में रोकना। कैसे? कुछ पावरफुल रिस्पॉन्सेस। मैं इस विषय पर अब बात नहीं करना चाहता। क्या हम सीधे मुद्दे की बात करें? मुझे ऐसा लग रहा है कि यह बार बार हो रहा है, क्यों ना इस पर खुलकर बात करें। गेम तभी चलता है जब दोनों पक्ष रोल निभा रहे हों। अगर एक व्यक्ति रोल छोड़ दे, गेम रुक जाता है। याद रखो, गेम इज एन इन्विटेशन, यू कैन डिक्लाइन इट। स्टेप 4, हेल्थी कम्युनिकेशन। बाउंड्रीज गेम्स तब पनपते हैं जब बाउंड्रीज ढीली होती हैं और कम्युनिकेशन इनडायरेक्ट होता है। सॉल्यूशन, असर्टिव कम्युनिकेशन, साफ, रिस्पेक्टफुल और सीधे, इमोशनल ऑनेस्टी। मुझे बुरा लगा, कहने में कोई शर्म नहीं। क्लियर बाउंड्रीज, मैं ऐसा व्यवहार सहन नहीं करूंगा, करूंगी। जब आप बाउंड्रीज सेट करते हैं, तो गेम खेलने वालों को या तो खुद को बदलना पड़ता है या दूर जाना पड़ता है। स्टेप 5, सेल्फ वर्क, हीलिंग। अक्सर हम खुद भी अनजाने में गेम्स खेलते हैं, क्योंकि हमारे अंदर कोई डर, दर्द या अधूरी चाह छुपी होती है। जैसे अप्रूवल पाने का गेम, गिल्ट ट्रांसफर करने का गेम, सिंपैथी अट्रैक्ट करने का गेम। इसका हल है खुद के साथ ईमानदारी। प्रैक्टिकल अभ्यास, हर दिन जर्नलिंग करें। आज मैंने कोई गेम खेला क्या? ऑब्जर्व करें, कहां मैं खुद को बार बार प्रूव करने की कोशिश करता हूं। इनर चाइल्ड को हील करें, मुझे किस वैलिडेशन की तलाश है। मेडिटेशन, थेरेपी या कोचिंग आपकी मदद कर सकते हैं अपनी अनकॉन्शियस पैटर्न्स को तोड़ने में। अगर आप गेम नहीं खेलते तो क्या होता है? लोग आपको ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, रिश्ते ऑथेंटिक बनते हैं, आपका एनर्जी ड्रेन नहीं होता, आप अपनी पहचान के करीब जाते हैं, आप खुद को इमोशनली मैच्योर पाते हैं, और सबसे बड़ी बात, आप रिएक्शन में नहीं, रिस्पॉन्स में जीते हैं। अंतिम सवाल आपसे, क्या आपने आज के बाद किसी मानसिक गेम को ना कहने का फैसला लिया है? कमेंट में लिखें, अब मैं गेम नहीं खेलूंगा, खेलूंगी, या फिर शेयर करें, मैं किस गेम में सबसे ज्यादा फंसा हूं, ताकि हम सब मिलकर सीख सकें। अगर आपने पूरी 10 भागों की ये ऑडियो बुक समरी सुनी है, तो खुद पर गर्व कीजिए, क्योंकि आप अब न सिर्फ अपने व्यवहार को, बल्कि दूसरों की चालों को भी पहचानने में सक्षम हैं। अगर पसंद आया तो जरूर लिखिए, मैं अब असली रिश्ता जीऊंगा। और हां, इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, ताकि और लोग भी इन बेवजह के खेलों से मुक्त हो सकें।